हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही अभी न्यूज़ में डिस्कस हो रहा है। जो न्यू फार्म बिल है 2020 वो अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, जो कि पहले एक ऑर्डिनेंस से उसको लागू कर दिया गया था। आज हम उसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये और इस बिल में क्या है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइमलाइन को देख लेते हैं। अभी मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया है, तो कब लाया है? सबसे पहले इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू जून 5, 2020 को लाया गया था। अब ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब पार्लियामेंट का कोई भी सेशन फंक्शन नहीं कर रहा होता, तब अगर यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी रिफॉर्म्स पुश करना हो इकोनॉमी में या सिस्टम में, तब आर्टिकल 123 के तहत यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिला है जहां पे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सके। बट उसकी वैलिडिटी एक तय समय सीमा तक रहती है, जो कि 6 मंथ्स है। वो ऑर्डिनेंस से वो रिफॉर्म्स तो सिस्टम या इकोनॉमी में पुश जरूर हो जाता है, लेकिन उसको जब भी पार्लियामेंट फंक्शन में आएगा तब कानून का रूप उसको देना है, वो मैंडेट है। वैसे ही ये ऑर्डिनेंस तो जून 5, 2020 को पास हो गया था, लेकिन इसको अभी जब पार्लियामेंट सेशन में है, सितंबर 14, 2020 में इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा यानी लोअर हाउस, निचला सदन। इसको लोकसभा में पास किया गया सितंबर 17, 2020। देन लोकसभा में पास होने के बाद कोई भी बिल कहां पे जाता है? राज्यसभा या अपर हाउस। अपर हाउस में ये कब पास हुआ? राज्यसभा में सितंबर 20, 2020। अब क्योंकि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास हो चुका है, ये एक कानून बन गया है। दिस इज एन अबाइडिंग फोर्स जिसको हर किसी को मानना पड़ेगा। बट अगर हम इसको न्यूज़ में देखते हैं तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है कि ये हमारे किसानों के लिए कितना मददगार है और कितना मददगार नहीं है। तो हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इसको क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले हम एक एपीएमसी का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। उसको हम इन सारे हेड्स में समझेंगे। सबसे पहले एपीएमसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम चले जाते हैं 18th सेंचुरी के एक छोटे से हिस्ट्री में। आज जिस पैमाने पे फार्मिंग या फार्मिंग प्रोड्यूस इंडिया में होता है, उस जमाने में उतना नहीं होता था। बट कॉटन प्रोड्यूस में इंडिया हमेशा से ही ऊपर रहा है और इंडिया का कॉटन बहुत ही हाई क्वालिटी होता है उस जमाने से। तो तब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से कॉटन खरीद के यूके मैनचेस्टर में लेके जाते, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस होने लगा। प्राइसेस में उनको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिला और जो नए ट्रेडर्स यूरोप से इंडिया आते थे कॉटन खरीदने के लिए, उनको पता नहीं रहता था कि कहाँ जाना है कॉटन खरीदने। जिस वजह से 1886 में हैदराबाद रेसिडेंसी ऑर्डर लेके आए। उससे कोशिश ये की गई कि पूरे प्राइस को एक यूनिफॉर्म प्राइस में लाया जाए, एक यूनिफॉर्म मार्केट में लाया जाए, मार्केट प्लेस में लाया जाए, ताकि यूरोपियन ट्रेडर्स को परेशानी झेलनी ना पड़े। तो जो एपीएमसी का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिया में यहां से शुरू हुआ। अब हम क्योंकि ये हिस्ट्री है इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि एपीएमसी इंडिया में कैसे फंक्शन करता है। अब हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर और जो मार्केट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। एंट्री नंबर 14 एंड एंट्री नंबर 28 ऑफ द लिस्ट 2। इस पे जो जितने भी पॉलिसी डिसीजंस है वो कौन लेगा? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही जो एपीएमसी का कानून है, एपीएमसी कैसे फंक्शन करेगा, एपीएमसी कहाँ कहाँ पे होगा, एपीएमसी में कितने कमीशंस लगाए जाएंगे, कैसे ट्रेडिंग होगा वहाँ पे, ये सारे जो पॉलिसी है ये कौन बनाता है? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं बोलता। यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ एपीएमसी का फ्रेमवर्क स्टेट को दे दिया है कि आपको बनाना है, अब आप अपने हिसाब से बना लीजिए। एपीएमसी काम कैसे करता है वो समझते हैं। अगर कोई फार्मर अपने खेत में कुछ उगा रहा है तो उसको बेचना है, तो इस कानून से पहले के नियम ऐसा था कि उसको ये सामान लेके जाना है एपीएमसी में। एपीएमसी में जाने के बाद
वहां पे कुछ ट्रेडर्स बैठे होंगे जो उन प्रोड्यूस का, किसानों के उन उत्पाद की क्वालिटी को चेक करके वो उस सामान का ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करने पे किसान वो सामान वहां पे बेचेगा। अभी ये सारे प्रोसेस में बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है। ट्रेडर्स का कमीशन इन्वॉल्व है, एक मार्केट फी इन्वॉल्व है। तो इसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग कमीशन है, हर स्टेट में अलग अलग नियम है। और ये जो ट्रेडर्स है इनको क्या बोला जाता है? अरित्यास बोला जाता है। अब समझ लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनी थी इस पे एक एमपी मिस्टर हुकुमदेव नारायण यादव, ये उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया पार्लियामेंट में जनवरी 3, 2019 में। अब इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में एपीएमसी के बारे में बहुत सारे चीजें कही हैं। उनमें से कुछ ये है कि कंपटीशन नहीं है बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स। अभी एपीएमसी में सामान किसान तो जाके बेचेगा, लेकिन वहां पे बहुत ही लिमिटेड ट्रेडर्स है, 1, 2, 3, 4, ये कितना स्टैंडिंग कमेटी कुछ बताया नहीं है, बट एवरेज से बिलो है। अब एवरेज से बिलो होने के चलते फार्मर्स के पास बेचने का ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है, जिस वजह से कंपटीशन क्रिएट नहीं हो पाता है। और किसी भी मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं है तो प्रोडक्ट का जो रियल वैल्यू है वो कभी भी बाहर नहीं आएगा, जिसका मतलब साफ है कि किसान शायद कम पैसे में अपना सामान बेच के आता था, ये उसकी मजबूरी थी। सेकेंड पॉइंट ये है कि मार्केट फी और जो कमीशन है वो एक्चुअली में ट्रेडर्स को देना था, लेकिन ये वसूला जाता था फार्मर्स से। और ये जो मार्केट फी है और कमीशन है ये अक्रॉस द नेशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब जो कमीशन शायद छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल था वो आंध्र प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं था, या तो कम था या तो ज़्यादा था। सो यूनिफॉर्मिटी नहीं था। अब क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट अपना अपना एपीएमसी के लिए अपना अपना रूल्स बनाता था, तो वैसे ही वो लोग अपने अपने कमीशंस को डिसाइड किए हैं, अपने अपने मार्केट फी को डिसाइड किए हैं, जिस वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाया। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि 2016 में हम जानते हैं एक ई नाम बोल के पोर्टल आया था डिजिटल इंडिया के अंडर में, जिससे यूनियन गवर्नमेंट ने ये करने का कोशिश किया कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको एक ऑनलाइन मार्केट मिले, और उनकी जो मार्केट है जो अभी एपीएमसी या अपने लोकल एरिया तक लिमिटेड है, ऑनलाइन के माध्यम से उनके जियोग्राफिकल बाउंड्री को बढ़ाया जाए, मींस पूरे नेशंस में मार्केट दिया जाए। तो ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? 2016 में। लेकिन एपीएमसी तो नंबर्स में पूरे इंडिया में 2500 प्लस, बट स्टैंडिंग कमेटी के हिसाब से सिर्फ 585 एपीएमसी ही 2019 तक जुड़ सके हैं ई नाम पोर्टल में, जिसका मतलब साफ है कि या तो किसान ई नाम में नहीं जुड़ना चाहता, नहीं तो उसको पता नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव था ई नाम को लॉन्च करने का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज किसान आज भी एपीएमसी में जाके सामान बेच रहा है, ई नाम पोर्टल में रजिस्टर ही नहीं किया। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बीच में एपीएमसी था। बट अगर हम एपीएमसी का मूल सिद्धांत या प्रिंसिपल देखें कि एपीएमसी को क्यों बनाया गया, तो ये है कि फार्मर्स को कोई मिडिलमैन आके एक्सप्लॉइट ना करे, उनका जो प्रोड्यूस है उनका रियल वैल्यू मिले। बट एपीएमसी में देखा ये जा रहा था कि वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे थे, उनका सामान तो बिक जा रहा था, बट एक फेयर प्राइस नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन, स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से। अब हम एपीएमसी को तो समझ लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं कि इस नए बिल से जो नया कानून बना है उसमें क्या क्या है। सबसे पहला बिल जो ऑर्डिनेंस में बदलाव लाया गया है वो ये है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिएशन बिल 2020। नेक्स्ट है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। और तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। अभी इनको हम एक एक करके इनके बेनिफिट्स और इनके चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहला जो है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिएशन बिल 2020, इसके बेनिफिट्स में क्या है
कि अभी क्या हो रहा था, फार्मर को अपना सामान लेके एपीएमसी में जाना पड़ता है बेचने के लिए, बट इस बिल में यूनियन गवर्नमेंट ने फार्मर को खुली छूट दे दी है कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो एपीएमसी के बाहर जाके भी बेच सकता है एंड इंडिया में कहीं पे भी बेच सकता है। मीन्स ही इज नॉट restricted or limited just to APMC. He can sell his produce anywhere in the geographical boundary of India. तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स देखा जाता है, बिकॉज फार्मर इससे क्या है। बात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया ई नाम के थ्रू भी 2016 में जब उसको लॉन्च किया गया तभी भी फार्मर को एक ऐसा मार्केट दिया गया ऑनलाइन, बट इस बिल के थ्रू वो ऑनलाइन से अब वो किसान अपना सामान लेके कहीं भी जाके बेच सकता है, उसको एपीएमसी में जाना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। अब क्योंकि किसान अपना सामान लेके पूरे नेशन में कहीं भी बेच सकता है तो उसको मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं करना पड़े। चौथा पॉइंट है मार्केट फी एबोलिश्ड। सही है, अगर किसान एपीएमसी में अपना सामान नहीं बेच रहा है तो उसको मार्केट फी नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट, नो टैक्स इफ सेलिंग आउटसाइड एपीएमसी। पहले भी यही था कि अगर किसान एपीएमसी में जाके सामान बेच रहा है तो भी उसको टैक्स नहीं लगता था, हाँ, लेकिन मार्केट फी और कमीशन देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। अभी भी वही है, अगर किसान अपना सामान लेके बाहर कहीं भी बेचे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन चले आते हैं हम चैलेंजेस को देखते हैं। चैलेंजेस में ये है कि अगर किसान अपना सामान बेचने के लिए एपीएमसी में नहीं जाता है तो स्टेट को लॉस है अपने रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि वो मार्केट फी तो कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। मार्केट फी वो कहां से कलेक्ट करता था? एपीएमसी के थ्रू। अब क्योंकि किसान एपीएमसी नहीं जा रहा है इस लॉ के तहत तो मार्केट फी भी नहीं रहा, सो दैट इज ए लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। देन नो कमीशन फॉर मिडिलमैन। अब हमने देखा था वहां पे मिडिलमैन जिनको अरिथ्रियास बोला जाता है वो लोग ऑक्शन करते थे, तो ऑक्शन करते वक्त वो अपना एक मार्जिन रखते थे। अब क्योंकि किसान डायरेक्ट डील कर रहा है एपीएमसी के बाहर विदाउट एनी अरिथ्रियास, विदाउट एनी मिडिलमैन, तो ये मिडिलमैन का जो कमीशन है वो भी खत्म हो गया। नंबर थर्ड है एंड ऑफ एमएसपी, नो रेगुलेशन व्हेन डीलिंग आउटसाइड एपीएमसी। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब हम समझेंगे तो अब हम नेक्स्ट बिल को देखते हैं, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस क्या है। नंबर 1 बेनिफिट्स, फार्मिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम समझते हैं कि क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए एक गांव है, एक गांव में 100 किसान हैं। अब 100 के 100 किसान वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन और जो मिट्टी का प्रकार है उसमें आलू अच्छा उगता है, ये सपोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस गांव के सभी किसान आलू उगाएंगे। अब ये चीज पता चलता है किसको? लेस कंपनी को, जो चिप्स बनाता है। वो भागा भागा आया, आके वो सारे किसानों को एक जगह किया, वहां के पंचायत हेड उनको बुलाया और बोला कि आप आलू उगाओ, आपकी पूरे आलू 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब ये उग जाएंगे मैं इनको 10 रुपए पर केजी खरीद लूंगा। सारे किसान सोचे कि ये तो फायदेमंद बात है, हमने आज 1 पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया, हमने जमीन में कुछ आलू लगाया ही नहीं, उससे पहले ही कस्टमर आ गया खरीदने के लिए, तो ये तो फायदेमंद बात हो गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको और डीप में समझते हैं। अब किसान ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। नंबर 2 पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस्ड। कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया और साथ में प्राइस भी लिख दिया कि हाँ भैया हम सब मिलके आलू उगाएंगे और आप 10 रुपए पर केजी खरीद लेना 4 महीने बाद, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इससे लेस कंपनी को यह पता चल गया कि 4 महीने बाद उसको इतने क्वांटिटी में एक्स क्वांटिटी में आलू तो मिलने वाले हैं। और किसान को भी फायदा इस हेडेक, और किसान को भी फायदा इस चीज का कि उसको ये सोचने के लिए समय नहीं देना होगा कि वो अपने आलू लेके कहां जाएगा बेचने के लिए, बिकॉज उसका आलू तो ऑलरेडी बिक गया है। सो दोनों पार्टी खुश है यहां पे। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आगे अभी देखेंगे। अभी इसमें एक चीज है डिस्प्यूट सेटलमेंट।
वो हम आते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट को हम बेनिफिट में भी गिन सकते हैं, हम चैलेंजेस में भी गिन सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। बूस्ट फार्मिंग इनकम, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक किसान हूं, मेरे खेत में मैं आलू उगाने से पहले ही अगर वो आलू के प्रोडक्शन को मैं बेच देता हूं, तो मेरा तो इनकम भी बूस्ट हुआ, मेरा मोरल भी बूस्ट हुआ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल है, ये एक्चुअल टर्म्स में देखा जाए तो वेस्टर्न मॉडल है। ये अमेरिका एंड यूरोप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड हाईली प्रैक्टिस्ड मॉडल है, अमेरिका एंड यूरोप में। नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस में है कि नो मिनिमम प्राइस। अभी देखिए, मैंने तो बोला 1 किलो आलू पर केजी आलू लेस कंपनी किसान से 10 रुपए पर केजी खरीदेगा, बट यहां पे बात यह है, क्या 10 रुपए खरीदने पे उस किसान को प्रॉफिट होगा? तो इसमें कोई मिनिमम प्राइस नहीं डिफाइंड है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फार्मर प्रोड्यूस का मिनिमम प्राइस क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? फार्मर और जो बड़ी प्राइवेट प्लेयर है जो आके खरीद रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो सामान खरीद रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है किसान को वहां पे भी फेयर प्राइस ना मिले। नेक्स्ट है रिड्यूस कंपटीशन एज बिग प्राइवेट कंपनी विल एंटर। अब देखिए, अगर किसान अपना आलू लेके पूरे इंडिया में घूमता है, इंडिया में कहीं ऐसे जगह जाके बेचता है जहां पे वो आलू को 10 रुपए से ज्यादा बेच पाए, बट उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे घर पे आके कोई लेके जा रहा है तो मैं बेच देता हूं, तो ये तो कंपटीशन को कम कर दिया, क्योंकि ऐसा सब किसान को लगने लगेगा तो कोई बाहर जाके बेचेगा ही नहीं, वो हर कोई आलू उगाने से पहले ही आलू को बेच देगा। तो इससे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, एंड कंपटीशन खत्म हो गया तो किसान को अपना फेयर प्राइस नहीं मिलेगा, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल, फॉर द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एज वेल। नंबर 3rd पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी एक चीज सोचिए, 4 महीने बाद आलू तो उग गए हैं, अब आया लेस कंपनी का वो ओनर जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो सारे आलू को देख के बोलता है कि नहीं, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये आलू या तो छोटे हैं, नहीं तो इसमें काले दाग हैं, ऐसा कुछ तो भी रीजन देगा। रीजन देके वो बोलेगा कि ये आलू मेरे को 10 रुपए में नहीं, मेरे को 8 रुपए में दोगे तो ही मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। अब किसान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, आलू बेचे ही ना, या तो वो 8 रुपए में बेच दे, ये सोच के कि मेरे आलू की क्वालिटी ही खराब है। तो ये जो नया लॉ है, इस फ्रेमवर्क में ये पार्ट भी साइलेंट है कि किसान यहां पे क्या करेगा, क्या किसान को फेयर प्राइस मिलेगा, क्या एक छोटा किसान उतने बड़े प्राइवेट प्लेयर से लड़ सकता है? ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं हम डिस्प्यूट सेटलमेंट को देखने के लिए। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इस कानून में जरूर है। एपीएमसी जब था तब के टाइम में क्या था, अगर अरित्रियास और फार्मर के बीच में या ट्रेडर्स और फार्मर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता था, वो जुडिशरी के पास जा सकता था अपने डिस्प्यूट को लेके। लेकिन इस नए फ्रेमवर्क में, इस नए कानून में एक ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया गया है। यहां पे डिस्प्यूट में ऐसा है कि फार्मर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, दोनों पार्टी लेटर किसको लिखेंगे? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विल मेक ए कमिटी, और वो कमिटी डिसाइड करेगा कि क्या सही है कि क्या गलत है। इसका मतलब इस पूरे डिस्प्यूट मैकेनिज्म को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करके ब्यूरोक्रेसी में रख दिया गया है। तो अब इसके प्रॉस और इसके कॉन्स अलग अलग होंगे। जब ऐसा कोई डिस्प्यूट आएगा तभी हमको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में प्रॉस है कि कॉन्स है। नंबर 4th पॉइंट, व्हाट विल हैपन टू अरित्रियास एंड एपीएमसी। अगर हर किसान या तो पहले वाले कानून के हिसाब से, जो इससे पहले हमने देखा, एपीएमसी के बाहर जाके बेच रहा है सामान, और इस वाले कानून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेच रहा है, तो एपीएमसी में कौन जाएगा? एपीएमसी का फ्यूचर क्या है? एपीएमसी में काम करने वाले लोग जो ट्रेडर्स थे, अरित्रियास थे, उनका क्या होगा? सो ये फ्रेमवर्क, ये नया कानून, ये सारे चीजों पे साइलेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट वाला बिल क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये बहुत पहले से है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में से सपोज आलू ही, जितने भी आलू इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको साइलेंटली मैं खरीद रहा हूं, उनका भंडारण कर रहा हूं, उनका स्टोर कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही मैं आलू का स्टोर करना शुरू किया, मार्केट में उसका सप्लाई कम होने लगा क्योंकि मैं तो स्टोर कर रहा हूं। और जैसे ही मार्केट में उसका सप्लाई कम होने लगा, उसके प्राइस में इंक्रीज होने लगेगा। थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहां पे काम करना शुरू कर देगा, प्राइस इंक्रीज होने लगेगा। और जब भी मैं देखूंगा कि प्राइस इंक्रीज होने लगा है, तब मैं अपने आलू का जो भंडारण मैंने किया है वहां से आलू निकाल के मैं बेचना शुरू करूंगा ताकि मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ये ब्लैक मार्केटिंग ना हो करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसी में बदलाव किया गया है। तो अब उसके बेनिफिट्स और उसके चैलेंजेस को हम देखते हैं। नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम, स्टॉक लिमिट, बेटर प्राइस स्टेबिलिटी, अट्रैक्टिंग एफडीआई। अभी एक चीज सोचिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे खाने पीने के चीज जो फार्मिंग प्रोड्यूस है उनको कंट्रोल, उनके प्राइस को कंट्रोल करने लगे, कैसे? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के थ्रू। मींस उनके डिमांड और उनके सप्लाई को मेंटेन करने का कोशिश करे, तो एक प्राइस जो है उसका वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा। अचानक से ना प्राइस बढ़ेगा ना अचानक से प्राइस कमेगा, प्राइस का एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा पूरे साल भर। बिकॉज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कानून के थ्रू मार्केट में जो डिमांड है और उसके अगेंस्ट में जो सप्लाई है उसको मैच करने का कोशिश करेगा, जिस वजह से प्राइस स्टेबल रहेगा। तो दिस इज ए बेनिफिट। स्टॉक लिमिट भी वही है कि अब ये करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रिस्क्राइब करना होगा कि कौन कितना स्टॉक रखेगा किसी भी प्रोडक्ट का, तभी तो वो डिमांड एंड सप्लाई को मैच कर पाएगा। ये सारे चीज इस पे आते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस स्टेबल है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होने का, हमेशा एक डिमांड और सप्लाई हमेशा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, तो प्राइस तो स्टेबल है, तब फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस भी हाई होता है, बिकॉज इट शोज द स्टेबिलिटी। तो ये भी इस कानून के थ्रू एड्रेस करने का कोशिश किया गया है। अब देखते हैं चैलेंजेस। तो यहां पे एक बड़ी कंपनी आके अपने टर्म्स बताने लगा। ऐसा हो सकता है कि इन सारे बदलाव में जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक अपर हैंड मिल जाए अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाने के लिए, जहां पे कानून या लॉ साइलेंट है। अब हम आगे चलते हैं और इसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। अब हमने तीनों जो लॉ है उसके चैलेंजेस और उसके बेनिफिट्स को देख लिया है। अब कुछ सवाल को हम और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। नंबर 1, किसानों के लिए क्या कंपटीशन खराब है? अब एक चीज सोचिए, पहले किसान सिर्फ एपीएमसी में बेच सकता था, आज किसान वही प्रोडक्ट लेके पैन इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। ऑनलाइन ई नाम के थ्रू बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू बेच सकता है। इससे क्या हुआ? किसानों के बीच में कंपटीशन, किसानों के प्रोडक्ट में एक कंपटीशन आने लगा। तो क्या ये खराब है? नहीं, नॉट ऑलवेज। कोई भी प्रोडक्ट के पीछे कंपटीशन इज नॉट बैड। कंपटीशन किसी भी इकोनॉमी को और हेल्दी बनाता है, उसके प्राइस को और हेल्दी बनाता है। अब प्राइस अगर हेल्दी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है किसान को अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिलेगा, और वो सामान जब नीचे रिटेलर्स के पास या आम लोगों तक पहुंचेगा, उनके पास भी एक जेन्युइन प्राइस पे पहुंचेगा। सो कंपटीशन इज गुड। सेकेंड है एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई भी लॉ ऐसा कुछ बोला नहीं है कि एपीएमसी या एमएसपी खत्म हो जाएगा। एपीएमसी अपने हिसाब से फंक्शन करेगा। और ये जो सारी चीज है, पहले क्या होता था, किसानों के पास एक ही ऑप्शन था या एक ही रास्ता था, अपना सामान लेके एपीएमसी में जाओ, जाके बेचो। लेकिन आज उसके पास मल्टीपल रास्ता है।
सबसे पहला जो रास्ता था वो आज भी है कि वो जाके अपना सामान एपीएमसी में बेच सकता है। अब सेकेंड रास्ता ये बन गया कि वो अपना सामान लेके पैन इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। तीसरा रास्ता ये हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू अपना सामान बेच सकता है और उसको कहीं घूमने की भी जरूरत नहीं है। सो किसानों के पास मल्टीपल रास्ता खुल गया है अपना सामान बेचने का। इससे उसको फेयर प्राइस भी मिलने का चांसेस बढ़ गया है, इससे उसको फेयर कंपटीशन देने का भी चांसेस बढ़ गया है। नंबर थर्ड है एपीएमसी ने किसानों को एमएसपी सुनिश्चित किया है। अब हम एमएसपी पे बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कुछ क्रॉप्स के अगेंस्ट में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है। तो अगर वो किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट तो बेच नहीं सकती, बीच में कोई होना है। बीच में कौन रहता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये सामान किसानों से प्रोक्यूर करती है या खरीदती है। किस पे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। बट एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के हिसाब से 86% ऐसे किसान हैं जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से बिलो है और उनको बोला जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसका मतलब ये किसान अपने खेती में जो भी उगाते हैं अल्टीमेटली ये अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर लेते हैं। सो 86% ऑफ द फार्मर को एफसीआई का जो एमएसपी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ मिलता ही नहीं है। वो तो सामान एफसीआई को बेच ही नहीं रहे हैं। तो जो बड़े फार्मर्स हैं वही एफसीआई के एमएसपी का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ऐसा है कि एफसीआई का गोडाउन का भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो ऐसा है कि एफसीआई का गोडाउन जब फुल हो जाता है उसके बाद कोई किसान अगर अपना सामान लेके आया बेचने के लिए तो वो बेच पाता ही नहीं है। रीजन, एफसीआई के पास स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा भी देखा गया है। तो ये जो सवाल है एपीएमसी में किसानों को एमएसपी सुनिश्चित किया, हम हाँ भी बोल सकते हैं, हम ना भी बोल सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह जस्टिफिकेशन है। बट डेटा ऐसा बोलता है कि 86% ऑफ द फार्मर कैनॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज उनका जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से बिलो है एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। वो अपने खेत में जितने भी सामान उगा रहे हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाहर जाके वो खरीद भी रहे हैं सामान। तो बाकी जो बच जाता है 14% वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ही नहीं, वो बड़े फार्मर्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बिचौलिया अरित्रियास जरूरी है। तो अब देखिए एपीएमसी में क्या था, बीच में ट्रेडर थे जिनको अरित्रियास बोला जाता था। बट अभी अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करता है तो बीच में कौन है? किसान और जो बड़ी कंपनी है इनके बीच में तो कोई नहीं है। सो कोई यहाँ पे कमीशन या ट्रेडर मार्केट फी बोल के लेने वाला, वसूलने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर किसान समझो छत्तीसगढ़ का कोई किसान ऐसा सोचता है कि मेरे को एपीएमसी में भी नहीं बेचना है सामान, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं करना है, मेरा जो प्रोड्यूस है वो मैं बिहार में या बंगाल में जाके बेचूंगा। वो सामान लेके चला गया बिहार समझो। अब बिहार जाने के बाद भी उसको ये जानना जरूरी है कि वो अपना सामान कहाँ पे बेचेगा, तब जाके उसको फेयर प्राइस मिलेगा। उसके लिए भी उसको मिडिलमैन की आवश्यकता है। सो कहीं ना कहीं मिडिलमैन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के दिन में किसान कितना दूर सोच सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। वो सामान अपना बेचना है, ये उसका आज के दिन में किसान अपने सामान को बेचने को लेके कितना सोच सकता है वो भी समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिडिलमैन है, अरित्रियास है, ये किसानों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देते थे। हाँ, ये मार्केट फी या कमीशन किसानों से लेते जरूर थे लेकिन उनको हेल्प भी बहुत करते थे कि उनका सामान
कहाँ बिकना चाहिए, कैसे बिकना चाहिए, एक ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन वो लोग डेवलप कर लिए थे और वो फंक्शन करते थे। नेक्स्ट आता है एमएसपी सभी किसानों की मदद करता है। अभी मैंने एमएसपी के बारे में बताया, एग्रीकल्चर सेंसस 86% तो एमएसपी का लाभ उठा ही नहीं सकते बिकॉज वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, बाकी लाभ उठाते होंगे। बट एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब एंड हरियाणा में उठाया जाता है, उसके बाद एमपी एंड छत्तीसगढ़ भी आता है, बट बाकी स्टेट में एमएसपी का लाभ लोग नहीं उठा पाते, जिस वजह से हम ऐसा भी देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये जो इतने सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, अगर एमएसपी का लाभ हर कोई उठा रहा होता तो ये किसान क्यों सुसाइड करते? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा से था। अब इस कानून में कोशिश ये किया गया उनको लिबरेट करने का, अब वो कितना लिबरेट होता है ये टाइम बताएगा। नेक्स्ट जो लास्ट सवाल है मैंने बड़े बड़े करके लिखे हैं और ये मैं आपके लिए छोड़ देना चाहता हूं। आप ये वीडियो जो है फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह अपलोड होगा हमारे चैनल पे, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और मैं खुद इसके आंसर को मॉनिटर करूंगा और बेस्ट आंसर को मैं मार्क करके अलग से डिनोट भी करूंगा। मेंस पर्सपेक्टिव से इसके आंसर्स को लिखिए, मैंने जो बताया उसको आप देखिए, प्लस और भी आप आर्टिकल पढ़िए, मैं आगे बता रहा हूं और भी आप आर्टिकल्स पढ़िए जिससे आपको ये इसके आंसर को ढूंढने में इजी हो जाए। क्या नया कानून भारत के कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होगा? ऐसा क्यों मैंने पूछा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2022 तक किसान का जो इनकम है वो डबल हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ले रही है वो सारे इन दिशाओं में बात कर रहे हैं ताकि दे कैन इंक्रीज द फार्मर्स इनकम टू डबल बाय 2022। तो आप इसका आंसर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या प्रोस्पेक्टिव से कमेंट सेक्शन पे लिखिए हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक पे, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। बट जाते जाते मैं ये बोल के जाता हूं कि सीजीपीएससी का जो डेमो कोर्स है वो हमारे वेब पेज में लिस्टेड है अलॉन्ग विद द मेन कोर्स, तो आप हमारे डेमो कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, उसमें सब सब्जेक्ट्स के वीडियोस डेमोस में अवेलेबल है और हमारा मेन कोर्स हम फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर में रखे हुए हैं, उसको सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।